लोग कृषि नीति 2000 पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने उसमें बहुत सारे पहलुओं को देखा था और हमने आपसे कहा कि जानबूझकर आपकी सुविधा के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से एज इट इज़ ऐसे ही आपके सामने रख दिया गया है। इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है और ये पूर्णतया वहाँ से लिया गया है, इसमें कुछ बनाया नहीं गया है। ये केवल आपकी सुविधा के लिए यहाँ दिखाया गया है या यूज़ किया गया है। इसके पीछे यूज़ करने के पीछे और कोई मंशा नहीं है। तो आप उसका धन्यवाद करिए और आभार व्यक्त करिए जिसका ये मैटर आप पढ़ रहे हैं, जिसने इसको आपके लिए इंटरनेट पर लिख रखा है। ठीक है, तो कृषि नीति में बहुत बड़े पैमाने पर इस बात पर फोकस किया गया कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इसलिए लागू की गई कि सभी फसलों और सभी फार्मर जो भी इस पूरे देश में हैं उनको एक इंश्योरेंस का पैकेज दिया गया ताकि अगर किसी भी रिस्क से उनकी फसल को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, और इसमें इंश्योरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल रिस्क्स in pre and post harvest operations including marketing fluctuations in the agricultural prices। इस इंश्योरेंस स्कीम में प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब एक तरह से फसल के कटने और फसल के कटने के पहले इवन बाजार में भी कीमतों में होने वाले उच्चावचन से भी उसे सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। Privatization of agriculture and price protection to farmers in the post-quantitative restrictions regime would be part of the government's strategy to synergize agricultural growth. The focus of the new policy is on efficient use of resources and technology, adequate availability of credit to farmers, and protecting them from seasonal and price fluctuations. Over the next 2 decades, the policy aims to attain a growth rate in excess of 4% पर एनम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि पॉलिसी पढ़ोगे तो बहुत सुखी रहोगे, क्योंकि पॉलिसी में एक एक लाइन ऐसी लिखी रहती है कि सुन करके आप खुशी से उछल पड़ेंगे। जितना बेहतर उद्देश्य हो सकता है वह सब पॉलिसी में लिखा रहता है। जैसे इस पॉलिसी में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि जो कीमत है उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कीमत का मतलब कितना कीमत किसान को मिलना चाहिए उसे इंश्योर किया जाएगा और इसको इंश्योर करके एग्रीकल्चर की ग्रोथ को सिनर्जाइज किया जाएगा, यानी उसको उसमें उत्साह भरा जाएगा कि उसकी ग्रोथ, और ये भी प्रयास किया जाएगा कि जो 4% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट उससे भी ज़्यादा एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट हो। और इस समय इस साल जो आपका ये कोरोना पीरियड था, इस पूरे कोरोना काल में अगर किसी क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव हुआ तो केवल कहाँ हुआ? कृषि में 3% की ग्रोथ रेट कृषि में रजिस्टर हुई, लेकिन बाकी सभी क्षेत्रों में क्या हुआ? इतने बड़े पैमाने पर ग्रोथ निगेटिव हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 28%, होटल टूरिज़्म में 45%, सर्विस सेक्टर में 30-35%, मैंने इस तरह से बहुत ज़्यादा, और ओवरऑल मिला करके लगभग 24.8%। तो आपकी अर्थव्यवस्था की जीडीपी की साइज क्या हो गई? लगभग 25% कम हो गई, ऐसे आप कहिए। निगेटिव क्या हो गई? पूरी जीडीपी ही 25% क्या हो गई? कम हो गई पहले से, बजाय बढ़ने को कौन कहे। लेकिन कृषि में थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई पड़ा। तो ये सारे उद्देश्य इसमें सुनिश्चित किए गए इस पॉलिसी में। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व दैट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वुड बी प्रमोटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग एग्रीमेंट। देखो, इस पॉलिसी में भी ये कहा गया था कि कॉरपोरेट सेक्टर को इनवाइट किया जाएगा, कॉरपोरेट फार्मिंग की जाएगी। कॉरपोरेट फार्मिंग का मतलब एक आदमी सबकी ज़मीन लेकर के एक निगम बनाएगा जिसे कॉरपोरेशन बनता है और वह खेती करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा जो नया वाला बिल आया है वो भी किसकी बात कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर। तो इसी का एक तरह से समझ लो कि संशोधन भी है जो पहले कहा गया है। और लैंड लीजिंग अरेंजमेंट्स, लीज पर भी लेकर के आप खेती कर सकते हैं।
to allow accelerated technology transfer, capital inflow, assured markets for crop protection, especially of oil seeds, cotton, horticultural crops. तकनीक का हस्तांतरण, अधिक से अधिक पूंजी का विनियोग और खास करके मार्केटिंग की सुविधा उन फसलों के संदर्भ में जैसे ऑयल सीड्स हैं, कॉटन है, हार्टिकल्चर या उद्यान से संबंधित जो फसलें होती हैं उनके संदर्भ में विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। मोरओवर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर वुड बी इनकरेज्ड, अर्थात कुल मिलाकर के कृषि में प्राइवेट सेक्टर के विनियोग को प्रेरित किया जाएगा। देखो इसका कारण ये है, देखो बड़े पैमाने पर खेती को पूंजी चाहिए, सीधी सी बात है। बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी का मतलब कि हर लोकल लेवल पर बड़े बड़े वेयर हाउस हों, स्टोरेज हों, मंडियाँ हों, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा हो, खेती के लिए बड़े पैमाने पर मशीनरी उपलब्ध हो, ये सब सारी सुविधा हर गांव हर जगह उपलब्ध करा पाना सरकार के बस की बात नहीं है। तो ये तभी हो सकता है जब इसमें प्राइवेट सेक्टर आवे, और उसका और मज़े की बात, प्राइवेट सेक्टर आएगा क्यों भाई? जैसे अगर उसको फ़ायदा नहीं होगा तो वो कोई काम क्यों करेगा? बहुत सीधी सी बात। आप सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करिए और बिजनेस की बात करिए, तो कोई भी बिजनेस यदि फ़ायदा नहीं दे रहा है तो कोई क्यों करेगा? तो कोई पूंजीपति खेत में गांव में जाकर के 500 करोड़ रुपया क्यों लगाएगा अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा है ना? तो वो तभी लगाएगा जब उसको 600 करोड़ मिलने की उम्मीद होगी। तो ये तो कहना गलत बात है कि पूंजीपति सब लूटना चाहता है। अरे पूंजीपति का तो धंधा ही लूटने का है, तो वो क्यों ना लूटे भाई? ये अपनी पूंजी लगाएगा तो उसके बदले वो क्यों ना चाहे उसे मिलना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? और अगर आपको बुरा लग रहा है तो ठीक है, अपना कर लीजिए, फिर हमको बुलाने की क्या ज़रूरत है भाई? अगर आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा ले रहे हैं तो आप अपना कर लीजिए। तो कोई भी पूंजीपति बिना कमाए तो पैसा नहीं लगा सकता है, ठीक है? और जब आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो फिर उसमें सामाजिक कल्याण, फिर उसमें नैतिकता, फिर उसमें दुनिया भर के आदर्श को डालने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो आप फिर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की बात करिए। बिजनेस में बार्गेनिंग पावर होती है, बिजनेस में अपनी अपनी क्षमता होती है। जो 20 पढ़ेगा वह पाएगा। अगर आप 20 पढ़ते हैं तो आप पाइए, और हम 20 पढ़ते हैं तो हम पाएँ। इसमें झगड़ा किस बात का है ना? इस पॉलिसी में WTO की अपने कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके आधार पर भी कुछ पॉलिसी में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। और जो मात्रात्मक प्रतिबंध हैं आयात या निर्यात को लेकर के, कि इससे अधिक नहीं हो सकता या इससे कम नहीं हो सकता, उनको भी रेशनलाइज करके और वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का प्रयास किया गया। देखो, हम सबसे बड़ी बात है कि हम वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करने की बहुत सारी सुविधाएं पैदा दें, बहुत सारी राह आसान कर दें, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि एक्सपोर्टेबल सरप्लस हमारे पास हो। हम जो निर्यात करना चाहते हैं वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यानी हमारा जब तक बेसिक उत्पादन बहुत अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बात करते हैं तो हम किसी घटिया चावल को, घटिया गेहूँ को, घटिया आम को, घटिया सेब को, घटिया संतरे को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए और आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, क्योंकि निर्यात कब करेंगे? जब हमारी खुद की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए फोकस उत्पादन पर और उत्पादकता दोनों पर और क्वालिटी पर बहुत ज़रूरी है। और मज़े की बात यह है कि एक्सपोर्ट करने की जो लॉजिस्टिक है, अर्थात उसकी बढ़िया पैकिंग, उसका बढ़िया ढुलाई, उसका बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? खास करके जो कृषि के संबंधित प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं। जैसे सेब है, सेब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, अलग बात है, लेकिन हमारा जितना सेब होता है उसका हम असली बाज़ार में पहुँचते पहुँचते 20% 25% सेब ही वास्तव में यूज होता है। बाकी सेब क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि उसको हमारे पास स्टोर करने का, कायदे से पैक करने का, कायदे से उसको ढोने का, कायदे से उसको मार्केट तक पहुँचाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
The policy also observed that government would enlarge coverage of future markets to minimize the wide fluctuations in commodity prices as also for hedging their risks. The policy hoped to achieve sustainable development of agriculture, create gainful employment and raise standard of living. कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव की वो हेजिंग कर देगा, यानी जैसे होता है मिनिमम समर्थन मूल्य को आपने घोषित कर दिया कि मूल्य कितना भी घटे बढ़े लेकिन आपको इससे कम नहीं मिलना है। इसके अलावा बाकी जो और भी सुविधाएं हैं जैसे रोजगार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध हों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और बाकी सब फालतू की बात है। आय का बढ़ जाना, रोजगार का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना मतलब उसको अच्छी सुविधा मिले, अच्छी पढ़ाई लिखाई मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा सामान मिले, अच्छी जगह रहने को मिले, अच्छा मकान मिले, ठीक है, अच्छा पीने को पानी मिले, अच्छी सड़क मिले, अच्छी लाइट मिले। ये सब क्या है? ये जीवन स्तर में सुधार के सूचक है। तो केवल आय का बढ़ना इस बात की गारंटी नहीं कि आपका आय का स्तर अगर बढ़ गया तो आपका जीवन स्तर भी क्या हो गया? बढ़ गया। क्योंकि आय बहुत ज़्यादा लेकर के आप जिस गांव में हैं आपकी आय तो बढ़ गई, तो क्या वो आप सड़क थोड़े अपने से बनवा लेंगे? सड़क कौन बनवाएगा? कितनी भी आय हो, कुआं थोड़े आप अकेले के लिए खुदवा लेंगे। सप्लाई का पानी थोड़े पूरे गांव में आप चला देंगे अकेले। ये सारा काम कौन करेगा? आप ऐसा थोड़ा कि गांव में आप अपने लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक अकेले खोल देंगे, वो कौन खोलेगा? सरकार। तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है, यानी अगर बेसिक सुविधाएं आराम से मिल रही हैं, तो इसका मतलब कम पैसे में भी आदमी सुखी रह सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर आपके गांव में बढ़िया स्कूल पढ़ने का हो, आपके गांव में बढ़िया चिकित्सालय हो, आपके बड़े गांव की बढ़िया सड़क हो, गांव में पोस्ट ऑफिस हो, गांव में टेलीफोन हो, गांव में लाइट हो, ये सारी सुविधा हो, तो आपको ज़्यादा पैसे की क्या ज़रूरत है फिर? ना, अपने गांव के स्कूल में कम पैसे में पढ़ लीजिए, फिर आपको जौनपुर आकर के सेंट पैट्रिक में 500 रुपये देने की क्या ज़रूरत है फीस? और यहाँ केवल 500 फीस की बात नहीं है, जौनपुर में रहना भी तो पड़ेगा। तो सिर्फ पढ़ाने आने के खर्चा कितना हो जाएगा? रहने का, खाने का, पढ़ाने का, फीस का सारा, और ये गांव मिल जाता कोई खर्चा ही नहीं, तब तो फ्री में पढ़ लेंगे आप। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अच्छा होना। और जो जहाँ है उसको वहीं सुविधाएं मिल जाए तो हर जगह का प्रेशर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे गांव से सब लोग चले गए, गांव तो खाली हो गया, कहाँ अगर की टूट पड़े शहर में, और शहर सारा बर्बाद हो गया। भाई शहर में पॉल्यूशन हो गया ना, इतने ज़्यादा लोग फालतू हो गए, तो जहाँ होना चाहिए था वहाँ से हट गए, और जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ सब आकर के टूट पड़े। तो सरकार को चाहिए कि ये जो रीजनल इम्बैलेंस है पॉपुलेशन का, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। गांव में कोई नहीं है और शहर में भीड़ है, तो शहर के लोगों को कहाँ भेज दो? गांव भेज दो। कोई जाएगा क्या? लो तब इसका मतलब कि जाने लायक ऐसा बना दो कि कहना ही न पड़े, लोग अपने से चले जाएं ना। लोग अपने से कब जाएंगे? जब उनको पता चलेगा कि यहाँ शहर में तो पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, रहने की जगह नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई है, खाने को सब्जी नहीं मिल रही है, और गांव में बढ़िया पढ़ने को, बढ़िया स्वास्थ्य और हरी हरी सब्जी घर की फ्री में मिल रही है, बढ़िया सोने को, बढ़िया रहने को, तो लोग क्या करेंगे? चले जाएंगे गांव अपने से। क्या दिक्कत है? और सबको मना करो गांव कोई मत जाओ, क्योंकि जब मना करते हो तब लोग बहुत काम करते हैं। अगर किसी से कह दो कि ये काम कर दो तो वो कतई नहीं करेगा, और कह दो खबरदार ये काम करना मत, तो बस जुगाड़ में लग जाता है करने का। तो उसको यही कह दो भैया ये तुम गांव मत जाओ, यहीं आत्महत्या करो शहर में रह करके, ठीक है, और तो सब गांव चले जाएंगे। इसका मतलब है कि गांव में रहने लायक आपको सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको लोग गांव छोड़कर जाए ना, जो पलायन की प्रवृत्ति हो रही है, लोग भाग रहे हैं, वो ठीक, और कोई शौकिया नहीं भाग रहा है, हर आदमी मजबूरी में भाग रहा है। उसको लगता है गांव में क्या करे, ठीक है। The policy has also envisaged evolving national livestock breeding strategy to meet the requirement of milk, meat, egg, livestock products, and to enhance the role of draft animals as a source of energy for farming operations and transport. देखो, जो
जो आपका पशुधन है, लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन। पशुधन में सब कुछ, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मुर्गा जितने हैं, सबको पालना, उनको इससे मीट की आवश्यकता को पूरा करना और इससे एक तरह से बहुत बड़े पैमाने पर आय के स्रोत के रूप में डेवलप करना। दूध का, पनीर का, खोआ, छेना, ये सब क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। मीट भी अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है, डायरेक्ट मांस भी लोग बहुत खाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके लाइव स्टॉक में बहुत बड़े पैमाने पर विकास करने की ज़रूरत है और इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है और उससे बड़ी बात है, उत्पादन ही बढ़ने से क्या फ़ायदा। बहुत सारा तुम्हारे यहाँ दूध पैदा हो गया, अब तुम क्या करो। तो दूध होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट दूध की प्रोसेसिंग ज़रूरी है। जैसे दूध हो जाए तो उसको आप बढ़िया दूध को दूसरे रूपों में बदल करके, स्टोर करने के लायक करके, दही बना करके, उससे छाछ बना करके, पनीर बना करके, खोआ बना करके, छेना बना करके, जितना भी आप बदल सकते हैं। और उसको कुछ दिन रखने का भी अरेंजमेंट, आपके पास कोई बढ़िया रेफ्रिजरेटर हो, सुविधा हो, ताकि आप एक दिन 2 दिन उसको रख सकें, ताकि यूज कर सकें। ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास इस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो कि यहाँ से बम्बई आप यहाँ का दूध बेच दें और ख़राब ना हो। तो इसका मतलब आपके पास रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ी होनी चाहिए ना। ये सरकार ने किसान रेल चलाया, तो किसान रेल कैसी है, किसान रेल ऐसे है बिल्कुल, पूरी गाड़ी एसी है, बम्बई से चलती है, बिहार तक जाती है, तो बम्बई से पालक लाती है, लाके बिहार में बेच देती है। और यहाँ पालक आप जौनपुर से लाके अपने घर तक नहीं रख सकते, 2 दिन खराब हो जाएगा। तो वो सुविधा है, इस तरह की सुविधाएं बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके अलावा पॉलिसी में कुछ है और भी महत्वपूर्ण काम किए गए। जैसे द पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेंशन दैट प्लांट वैरायटीज वुड बी प्रोटेक्टेड थ्रू ए लेजिस्लेशन टू इनकरेज रिसर्च एंड ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटीज, पर्टिकुलरली इन द प्राइवेट सेक्टर, in the line with India's obligations under the trade related intellectual property rights। देखो, कुछ व्यापार में बौद्धिक संपदा कानून भी होते हैं, जिसको आप ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। तो इसमें कुछ अनाज के कुछ खास जो बीज की किस्में हैं उनको विकसित करने के लिए या उसके लिए रिसर्च तमाम आदि को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई, ताकि आप नई वैरायटी पैदा करके उसको अपना पेटेंट करा सकें आराम से, ठीक है। द फार्मर्स वुड हाउएवर बी अलाउड टू सेव, यूज, एक्सचेंज, शेयर एंड सेल देयर फार्म सेव्ड सीड्स एक्सेप्ट ब्रांडेड सीड्स ऑफ द प्रोटेक्टेड वैरायटीज फॉर कॉमर्शियल पर्पजेस। है क्या, जैसे ये किसान अपने खेत में जो पैदा कर रहा है, जो बीज है उसके पास, वह उसे अपनी सुविधानुसार शेयर कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, किसी से बांट सकता है। लेकिन कुछ जो प्रोटेक्टेड ब्रांड्स हैं, जिनका पेटेंट शामिल है, उनको अपने स्तर पर ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, इस पर वो प्रतिबंध है। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व दैट द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी एंड एग्रीकल्चर would receive high priority to diversify agriculture, increasing availability of animal protein in the food basket and for generating exportable surplus। आपके खाने में बहुत तरह का प्रोटीन होता है, लेकिन जो एनिमल प्रोटीन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। जैसे बहुत लोग नॉन वेज टाइप के जो नहीं खाते, बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, जिसको मन करे खाए, जिसको मन न करे वो न खाए, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन शरीर को बहुत कुछ विशेष एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो केवल एनिमल में ही मिलता है। कितना भी तुम साग और भाजी खाओ, वो तुमको नहीं मिलना है। तो शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एनिमल प्रोटीन को आपके बास्केट में बढ़ाने के लिए उससे संबंधित जो उत्पाद हैं, हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, डेयरी है, इनको विकसित करने पर विशेष फोकस किया गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं तुम लोग खाने लगो, नहीं खाते हो तो अच्छी बात है, मत खाओ, ये बढ़िया चीज़ नहीं है। ए हाई प्रायोरिटी वुड बी अकॉर्डेड टू इवॉल्व न्यू लोकेशन स्पेसिफिक एंड इकोनॉमिकली वायबल इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक स्पीसीज, aquaculture and also conservation and judicious use of
germplasm and other biodiversity resources. Moreover, the domestic agriculture market would be liberalized. ये भी फोकस किया गया कि जो घरेलू आपका कृषि मार्केट है उसको उदार बनाया जाएगा, और जो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित हैं, जो बायो फर्टिलाइजर से संबंधित हैं, जो जर्म या कीड़े मकोड़ों से संबंधित जो हैं, ऐसी नीतियों में संशोधन किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। द पॉलिसी फर्दर मेंशन दैट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज थ्रू आउट द कंट्री वुड बी प्रोग्रेसिवली डिसमेंटल्ड। ये देखो, इसमें भी कहा गया था कि कृषि को पूरे देश में आने जाने घूमने के प्रतिबंध को समाप्त किया जाएगा, और यही नए वाले कानून में किया गया, जिसके लिए बवाल किया जा रहा है कि कोई कहीं भी जाके बेचे, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बात पहले भी कही गई थी, किया जाएगा, और यही सरकार ने कर दिया है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस ऑन फूड ग्रेन्स एंड अदर कॉमर्शियल क्रॉप्स वुड बी रिव्यूड एंड रेशनलाइज्ड। जो खाद्यान्न और जो कैश फसलें हैं उन पर जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको रेशनलाइज किया जाएगा। देखो, जब कहा जाता है रेशनलाइज किया जाएगा, तो रेशनलाइज का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि कम किया जाएगा या ज़्यादा किया जाएगा। रेशनलाइज का मतलब कि ज़रूरत के अनुसार किया जाएगा। जैसी ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है कि इसको कम किया जाए तो कम किया जाएगा, और अगर ज़रूरत है ज़्यादा किया जाए तो इसको ज़्यादा किया जाए। तो जब हम रेशनल की बात करते हैं तो इसका मतलब कि हम इसको राइट साइज्ड करते हैं, और ज़्यादा बेहतर शब्द क्या है कि इसको राइट साइज्ड करते हैं, छोटा या बड़ा नहीं करते। जैसे किसी को कहोगे इसको छोटा कर दो, थोड़ा ख़राब हो गया, कह दो इसको बड़ा कर दो थोड़ा, तब भी ठीक नहीं हुआ, और कह दो कि इसको राइट साइज्ड कर दो। राइट साइज्ड का मतलब जो ठीक ठाक साइज हो वैसा कर दो। अब उसमें चाहे काटना पड़े चाहे जोड़ना पड़े, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा शब्द है जो तुमको सुन के अच्छा लगेगा और आदमी का मतलब भी पूरा हो जाए, कोई बुरा भी नहीं मानेगा। अभी सरकार कहते हैं कि मैं कृषि पर कर बढ़ाने जा रहा हूँ, तो तुम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दोगे, और सरकार कहती है कि मैं कृषि पर टैक्सेशन को राइट साइज करने जा रहा हूँ, तब तुम कुछ नहीं बोलोगे, तब तो तुम सोचोगे वाह जरूर कोई बढ़िया काम होने जा रहा है। तो ठीक वही है, अपनी बात को तुम कैसे कहते हो। एक ही बात किसी से कह करके तुम दो चार थप्पड़ खा सकते हो, और वही बात किसी से दूसरे ढंग से कह करके मिठाई उठाई पा सकते हो। होता ही नहीं होता है। तो इसलिए तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल कितना स्ट्रांग है, हाउ इफिशिएंटली यू कम्युनिकेट विथ अदर्स, कितना बढ़िया कितने कुशलपूर्वक आप अपनी बात कह सकते हैं, यह आपकी एक तरह से बहुत बड़ी योग्यता भी है। पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि आप कितना बढ़िया दूसरे के सामने अपनी बात प्रेजेंट कर लेते हैं। किसी से खराब बात कह लीजिए और वो आपसे खुश हो जाए, दुखी ना हो, गुस्सा ना करे, आपको मारे पीटे ना, तब तो आप सही में पढ़े लिखे हैं। और अगर आप अच्छी से अच्छी बात कहें, दो थप्पड़ मार देता, तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई से भाई। The excise duty on materials such as farm machinery and implements and fertilizers used as inputs in agriculture tax collection system. Appropriate measures should be adopted to ensure the agriculturists by and large remained outside the regulatory and tax collection system. ये वास्तव में जो इनपुट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होते हैं, फार्म मशीनरी है, उन पर एक्साइज लगाने की बात कही जा रही है कि उसके एक्साइज को रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक्साइज ड्यूटी कम कर देते हैं तो उनका मूल्य घट जाता है। मूल्य घट जाता है तो खेती के लिए वह सामान सस्ता मिलने लगता है। तो कृषि में अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मशीनरीकरण हो, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, तो ज़रूरी है कि वह कृषि के लिए सस्ते दाम पर उपलब्ध हो। तो उसकी एक्साइज ड्यूटी कम करिए, उसके जो पार्ट्स हैं उस पर आप टैक्स कम करिए, आप उसके ट्रांसपोर्टेशन में रियायत दीजिए, आप कुछ ऐसा करिए कि उसका मूल्य क्या रहे, कम रहे बस। द पॉलिसी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस वुड बी अंडरटेकन एंड अप्रोप्रिएट टैरिफ प्रोटेक्शन वुड आल्सो बी प्रोवाइड। उसी तरह की बात है कि जो मात्रात्मक प्रतिबंध है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, उसको मॉनिटर किया जाएगा और कोशिश ये किया जाएगा कि टैरिफ का मतलब अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर जो शुल्क लगाया था उसे क्या कहते हैं, टैरिफ, कि टैरिफ को इस तरह से
मेंटेन किया जाएगा कि उसे किसानों के वो हित में रहे, बस सीधी सी बात है। Policy document further mentioned that rural electrification would be given high priority as a prime mover for agriculture development. The use of new and renewable resources of energy for irrigation and other agriculture purpose would be encouraged. इस पॉलिसी में ये कहा गया कि बिजली ग्रामीण क्षेत्र को बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि बिजली से बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर प्रभावित होती है। आप लोग देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर लाइट नहीं आ रही है तो सिंचाई के लिए, थ्रेसिंग के लिए या किसी भी काम के लिए, हर काम के लिए तो बिजली की ज़रूरत है, और हर काम को जनरेटर या इंजन से करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा है, हर किसान के बस की बात नहीं है। तो इसको, और उसके अलावा जो दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना या बायोगैस का इस्तेमाल करना, जैसे लाइट के लिए कम से कम गोबर गैस का इस्तेमाल करना, इन तमाम स्रोतों के विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। फाइनली द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व दैट द प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रूरल एंड फार्म क्रेडिट, ये सबसे देखो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो कृषि शाख है उसको संस्थागत स्वरूप प्रदान करना, अर्थात खेती में जो उधार लिया जाता है, और अगर हम बिल्कुल ओपन कर दें बात को, तो खेती में जो हम उधार लेते हैं, ज़्यादातर वह उधार किसान, साहूकार और महाजन या स्थानीय लोगों से लेता है, और वह उनसे ब्याज की दर बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। आप देखते हैं गांव में 3 रुपया, 5 रुपया, इवन सैकड़ा तक ब्याज लिया जाता है। तो इतने बड़े पैमाने पर जब उधार लेकर के कोई किसान अपनी खेती का काम करता है, मान लो उसने गेहूँ खेती शुरू हुई, तो उसके गेहूँ के अनाज के लिए, गेहूँ के बीज के लिए, गेहूँ के खाद के लिए, इन सब के लिए, सिंचाई के लिए, जुताई के लिए उसने 5,000 रुपया मान लो उधार ले लिया। अब 5,000 रुपया अगर उसने 3 रुपया सैकड़ा के हिसाब से ब्याज दे लिया, पता चला कि 6 महीने लगेगा गेहूँ पैदा होकर के वापस आने में, तो 6 महीने के बाद उसे 5,000 का इतना देन, और उसने तय कर रखा है कि जैसे गेहूँ होगा वैसे ही क्या करेंगे, आपको दे देंगे। तो 2 समस्या होती है, एक तो ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, दूसरे अब जब गेहूँ पैदा हुआ उसको तुरंत ही देने की शर्त है, तो अब गेहूँ उसकी तुरंत बेच देना मजबूरी भी है, और जब सामने वाला जानता है कि बेचना इसकी मजबूरी है तो 20 रुपये समर्थन मूल्य, तो कहता है साहब 12 रुपये में लेंगे। अच्छा, समर्थन मूल्य में बेचने के लिए उसको दिक्कत है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करावे, फिर जौनपुर ले आए मंडी बेचने के लिए, अब उसके पास न साधन है, न सुविधा है, न इतना गेहूँ ही है कि उसको ला करके वो कहाँ बेचे। यहाँ ले आए भाई अपने खाने पीने रखने के बाद, उसके बाद 2 ही 1 बोरा तो बचा जो बेचना है। अभी कल ही आपने देखा कि 86% तो हमारे सीमांत और लघु किसान हैं, तो लघु किसान अपने खाने पीने भर का, परिवार भर का पैदा कर लें, यही बड़ी बात है। तो उनके लिए मार्केटेबल सरप्लस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो बहुत सारी बातें एक साथ, तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। सरकार इसको संस्थागत तरीके से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, हर छोटे छोटे किसान को उसकी ज़रूरत का पैसा मिल जाए, कम ब्याज पर मिल जाए, सब्सिडी पर मिल जाए, और कम से कम उसको देने की बहुत मजबूरी न रहे, आराम से दे, जब बेच ले तब, तो शायद उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो सकती है। Moreover, endeavor would also be made to provide a package insurance policy for the farmer। वो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि इंश्योरेंस का पूरा पैकेज किसान को देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो चाहे फसल के पकने के पहले की हो, चाहे पकने के बाद की होगी, इवन मार्केटिंग तक सारी सुविधा उसको प्राप्त होनी चाहिए। अब देखो नई कृषि नीति का इसका मूल्यांकन, अप्रेजल इसका क्या है, ठीक है। बस थोड़ा सा है, 10 मिनट और।